नमस्कार दोस्तों, बाईजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 17 सितंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आर्टिकल की हम यहां पर समीक्षा करेंगे और उनमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रमुख प्रश्न होंगे वो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। अगर हम अपनी पहली न्यूज़ की बात करें तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी जर्नलिज्म या पत्रकारिता की बात करें उसके साथ में संबंधित है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो हम एक तरह से मीडिया ग्रुप की बात कर रहे हैं या अलग अलग जो टीवी चैनल्स हैं उनके माध्यम से एक जो मीडिया ट्रायल कुछ अलग अलग केसेस में देखा जा रहा है उसके संबंध में हमारी ये दोनों आर्टिकल हैं। और इन दोनों आर्टिकल में अगर हम देखें तो समीक्षा यही की गई है कि जो भी मीडिया का एक तरह से जो ट्रायल है वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मीडिया के द्वारा जो ट्रायल किया जाए उसके द्वारा एक तरीके से जो भी निर्णय है उसको प्रभावित करने का एक प्रयास हो, तो इस स्थिति को एक तरह से रोकना चाहिए। इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा एक निर्णय दिया गया है। उन्होंने यहाँ पर निर्णय दिया है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल हैं और उनके ऊपर किसी तरह का एक केस राज्य में चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश के जो पूर्व एडवोकेट जनरल हैं उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसमें ये कहा गया है कि इस केस के संबंध में जो भी एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसके संबंध में किसी भी तरह का मीडिया में कोई भी डिटेल सामने नहीं लाया जाएगा और पूर्ण रूप से एक तरह से बैन कर दिया गया है और प्रतिबंध लगा दिया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा कि किसी भी तरह का मीडिया में कोई भी बातें इस केस के संबंध में, या अगर हम बात करें सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पर भी कोई भी इस तरह का जो बयान है या कोई भी इस तरह का जो डिटेल डिस्कशन है वो प्रसारित नहीं किया जाएगा एडवोकेट जनरल के संबंध में जो केस चल रहा है आंध्र प्रदेश। इस निर्णय के बाद दोबारा मीडिया ट्रायल की एक जो परंपरा है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया गया है। और यहाँ पर जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये बैन लगाया है, एक दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये भारत में जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें आर्टिकल 19 के द्वारा एक तरह से दी जाती है उसका सीधा उल्लंघन है, क्योंकि इस तरह से मीडिया के ऊपर पूर्ण बैन नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसका एक दूसरा पक्ष भी देखें तो जब भी मीडिया कोई इस तरह का ट्रायल करता है तो किसी भी व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष दोनों में से किसी एक हिस्से को लेकर चलता है, यानी वो उस व्यक्ति के पक्ष में चीज़ों को दिखाता है और कोई दूसरा समूह या कोई दूसरा मीडिया का ग्रुप है वो उसके विपक्ष में दिखाता है। जब भी मीडिया में कोई भी चर्चा किसी एक तरफ जाती है यानी किसी व्यक्ति के पक्ष में चर्चा की जाती है या विपक्ष में, तो ये मीडिया की एक तरह से जो विश्वसनीयता है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और पारदर्शिता एक तरह से पूर्ण रूप से भंग होती है और माना जाता है कि किसी विशेष एक समूह को आप ज़्यादा पक्ष ले रहे हैं। तो मीडिया समूहों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी वो इस तरह का कोई भी प्रसारण करते हैं किसी भी कानूनी प्रक्रिया के केस के संबंध में, तो उन्हें दोनों पक्षों को दिखाना होता है, दोनों पक्षों की जो बातें हैं वो बतानी होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष की सारी बात को बताकर आप मीडिया के माध्यम से जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें एक झुकाव लाने का प्रयास करें। और ये एक तरह से एक बड़ा कारण माना गया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा ये जो बैन लगाया गया है। अगर हम देखें तो वर्तमान में जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, जो मर्डर है या सुसाइड है, इसके बारे में अभी सीबीआई की जांच चल रही है और मामला एक तरह से आप कह सकते हैं कि अभी जांच की एक स्थिति में चल रहा है। और उसके बाद ये बहुत सारे मीडिया समूह हैं जो टीवी चैनल्स के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष संस्था या किसी विशेष वर्ग को एक तरह से टारगेट करके उसको पूर्ण रूप से इसमें उत्तरदायी बना रहे हैं। इसके अपने राजनीतिक एक तरह से भी कह सकते हैं पक्ष हो सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का कोई ट्रायल मीडिया में किया जाता है तो ये एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस निर्णय के पहले अगर हम देखें तो मीडिया के ट्रायल को पहले भी रोका गया है। जैसे अगर हम 2012 का एक जजमेंट देखें सुप्रीम कोर्ट का, जो सुब्रत राय सहारा वर्सेस सेबी, तो एक तरह से सहारा कंपनी के ऊपर जो एक केस चल रहा था, इस केस के संबंध में मीडिया के द्वारा जो भी एक तरह से बातें बताई जा रही थी उन पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इस तरह के जो प्रसारण है वो कहीं ना कहीं केस को गलत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और सहारा कंपनी की जो छवि है उसको भी एक तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे विशेष स्थितियों में रोक एक तरह से माना जाए। ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि हर मामले में जब भी कोई भी इस तरह का केस चलता है तो आप मीडिया पर बैन लगा सकते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में मीडिया पर
कुछ केस के जो भी प्रोसीडिंग है उनका प्रसारण करने के ऊपर बैन लगाया जा सकता है, लेकिन हर केस के लिए नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से दी जाती है वो निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें एक तरह से कुछ प्रतिबंध या कोई रोक लगाई जा सकती है। और उसी अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा वर्सेस सेबी के केस में 2012 में मीडिया पर एक तरह से रोक लगाई थी। लेकिन ध्यान रखें, यह रोक कुछ विशेष स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हर स्थिति में इस तरह की संभावनाएं नहीं देखी जाए। यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब भी इस तरह का मीडिया बैन करते हैं तो इससे जो पक्ष या विपक्ष दोनों को नुकसान हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ए और बी ये दो पक्ष यहाँ पर किसी केस में हैं और कोई भी एक तरह का निर्णय आने वाला है, तो मीडिया के द्वारा अगर सही रूप में यानी पारदर्शी रूप में प्रसारण किया जाए तो जो सही तथ्य हैं उनको एक तरह से बाहर लाया जा सकता है। तो ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों की बातों को अगर मीडिया बराबर एक तरह से वैल्यू दे तो कहीं ना कहीं जो भी केस चल रहे होते हैं किसी भी कोर्ट में, उनमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्यों को बाहर भी लाया जा सकता है। तो इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन नकारात्मक पक्ष ज्यादा मजबूत होने के कारण मीडिया के इस तरह के ट्रायल पर बैन लगाए गए हैं और आगे भी इस तरह के बैन लगते रहेंगे, क्योंकि मीडिया अगर बायस्ड होकर या किसी एक पक्ष का हिस्सा दिखाएगी तो वो कहीं ना कहीं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक गलत उपयोग माना जाएगा और इस स्थिति में उस पर प्रतिबंध स्वाभाविक है, जैसा आंध्र प्रदेश के केस में देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो सुदर्शन न्यूज का एक जो कार्यक्रम आने वाला था जिसमें एक विशेष समुदाय का भारतीय प्रशासनिक सेवा में बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उसको गलत तरीके से दिखाने की एक बात थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया कि उस कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की अगर स्थिति आती है जहां पर एक तरह से देश का एक जो सेकुलर पूरा सिस्टम है उस पर ही कोई चोट करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा बैन किया जा सकता है। तो ध्यान रखें कि जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो एक तरह से कुछ प्रतिबंधों के साथ में है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर अनलिमिटेड एक तरह से छूट मिलती है जैसा कि ज्यादातर मीडिया हाउस के द्वारा समझा जाता है। तो ये प्रतिबंध एक लिमिटेड पार्ट पर कहीं ना कहीं सरकारों को और न्यायिक प्रक्रिया को एक तरह से मजबूत करते हैं। मीडिया को किसी भी ऐसे कंटेंट को प्रसारित करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिससे कि देश का जो आधारभूत ढांचा है उस पर किसी भी तरह की चोट होती है। तो इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान रखें कि हम मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक तरह से सेलेक्टिव होकर अगर कुछ इस तरह के बैन लगाए जाते हैं जो देश हित में हैं तो उनको एक तरह से स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से प्रतिबंध या बड़े पैमाने पर किसी प्रतिबंध की अगर मीडिया पर बात करें तो ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करेगा। मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता के लिए भी एक आवश्यक पार्ट है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ये हमारे लोकतंत्र में एक चौथे स्तंभ के रूप में माना जा रहा है। क्योंकि अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो लोगों को किसी भी तरह की सूचना आसानी से नहीं मिलेगी। तो एक जो सूचना प्राप्त नागरिक है वो कहीं ना कहीं देश की सरकार को अकाउंटेबल या उत्तरदायी बनाता है, क्योंकि ध्यान रखें किसी भी समस्या के बारे में आपके जो विचार हैं अगर वो आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार की बात आप तक जो पहुंच रही है वो सही है और गलत है, उसके बारे में अगर आप निर्णय सरकार को बता पा रहे हैं तो ये लोकतंत्र की एक सफलता के लिए आवश्यक है। तो जो सूचित नागरिक यानी इन्फॉर्म सिटीजन है ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं पक्ष और विपक्ष में ये सरकारों को उत्तरदायी बनाते हैं। यानी सरकार का अगर कोई निर्णय है और उसमें जनता को लगता है कि इसमें जनता का ज्यादा हित नहीं है तो वो सरकार का विरोध कर सकते हैं और सरकार को इस तरह के जो विरोध की बातें हैं उनको स्वीकार करके जनहित में निर्णय लेने होते हैं। तो ये लोकतंत्र को कह सकते हैं एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ाता है। तो इसके लिए मीडिया की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आउटराइट पूरा बैन करने की कोई बात नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव होकर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जहां पर मीडिया के कारण किसी विशेष स्थिति में लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में नुकसान हो सकता है, जैसा कि सहारा के केस में किया गया 2012 में और सुदर्शन न्यूज की अगर हम बात करें इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन इस तरह के निर्णय में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उनका किसी भी तरह से हनन पूर्ण रूप से ना हो। अगर हम वर्तमान पैंडेमिक कोविड-19 की बात करें तो इस समय मीडिया की जो रोल है उसके ऊपर सवालिया निशान फिर से उठे, क्योंकि मीडिया के द्वारा जो भी एक तरह से बातें बताई जा रही हैं या जो भी प्रचार एक तरह से किया गया उसको सरकारों ने एक तरह से नकारात्मक रूप में माना है और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक कह सकते हैं एक याचिका भी दी गई कि मीडिया पर इस तरह से बैन लगाया जाए कि उनके द्वारा
कोई भी समाचार कोविड-19 या इसके संबंध में प्रचारित किया जाता है तो उस समाचार को जो भी सरकार का ऑफिशियल यानी जो आधिकारिक एक तरह से हिस्सा है उसके माध्यम से प्रकाशित किया जाए, क्योंकि कोविड-19 के कारण एक तरह से जो भ्रम की स्थिति है वो जनता में बन रही थी और जो भी सरकारी तथ्य है उसकी जगह अगर कोई मीडिया हाउस किसी अन्य बात को फैलाता है या बताता है तो ये कोविड-19 के जो फैलाव है उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा और इसको रोकने में सरकार को कमज़ोर करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से कोई बैन तो नहीं लगाया, लेकिन मीडिया हाउसेस को कहा गया कि जब भी वो कोविड-19 के संबंध में किसी भी तरह का बयान छापते हैं या उसको प्रसारित कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सरकार का आधिकारिक वर्जन है या जो ऑफिशियल एक तरह से अकाउंट है उसके अनुसार जो बातें हैं उसको कहा जाए। वर्तमान में अगर हम देखें तो एक समस्या गलत सूचनाओं की भी है, जिसके माध्यम से कई तरह के विवाद भी फैल सकते हैं। जैसा कर्नाटक में स्थिति आपने देखी, तो मीडिया के माध्यम से कभी कभी स्थितियां अनियंत्रित भी होती हैं, तो इस तरह से बैन भी एक तरह से आवश्यक है। कोविड-19 के समय हम देखें तो कोविड-19 का जो समस्या है उसको हल करने के लिए वर्तमान में आप देखें तो चीन का जो मॉडल है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाने लगा है और माना जा रहा है कि चीन की सरकार के द्वारा एक जो प्रतिबंध की स्थिति रखी गई उस कारण से कोविड-19 वहाँ पर काफ़ी हद तक नियंत्रित है। वुहान जहाँ से ये प्रारंभ हुआ वहाँ पर काफ़ी नियंत्रण एक तरह से दिखाई पड़ रहा है और आप जानते हैं कि चीन में मीडिया पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहता है, सरकारी मीडिया प्रमुख रूप से कार्य करता है। तो वहाँ की स्थिति में जो कोविड-19 पर एक नियंत्रण किया गया तो इसको एक तरह से एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें विश्व की प्रमुख जो लोकतंत्र जैसे भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्राजील की बात करें, तो ये कोविड-19 में बहुत बुरी तरह असफल दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अगर मीडिया के माध्यम से जो भी एक तरह से बातें फैलाई गई कोविड-19 के संबंध में, अगर उसको नियंत्रित किया जाए, लोगों के अधिकारों को नियंत्रित किया जाए या लोगों की जो एक तरह से स्वतंत्रता है उनको नियंत्रित किया जाए, तो ये कोविड-19 को रोकने में ज़्यादा सफल हो सकता था। और चीन का एक केस इसको कहीं ना कहीं दिखाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो पूर्ण रूप से सही रूप में बाहर नहीं आते हैं। चीन की सरकार के द्वारा उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हम चीन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं ले सकते हैं कि चीन में कोविड-19 अगर सक्सेसफुली रोका गया है तो इसमें मीडिया का जो बैन है वो एक प्रमुख कारण है। तो इसको उसके साथ हम जोड़कर नहीं देख सकते हैं। कहीं कहीं इस तरह की बातें जरूर कही जा रही हैं। तो ध्यान रखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए मीडिया का स्वतंत्र रूप में कार्य करना काफी आवश्यक है। तो भारत सरकार को भी एक तरह से उपाय करने पड़ेंगे कि मीडिया की स्वतंत्रता बनी रहे और साथ साथ जो भी फॉल्स या जो गलत समाचार हैं, गलत न्यूज़ हैं, वो प्रचारित ना हो पाए। तो उसके लिए भी सरकार को कहने की तंत्र बनाना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष में सरकार को काम करना है। मीडिया स्वतंत्र रूप में कार्य भी करे, लेकिन कोई भी गलत तथ्य या बात या कोविड-19 के संबंध में कोई ऐसी बात जिससे लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है उसको रोकने के उपाय भी करने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष में सरकारें काम करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मीडिया का एक तरह से स्थान है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी इसी चर्चा के आधार पर आप मेंस का एक प्रश्न लिखने का प्रयास कीजिएगा। मीडिया ट्रायल को न्यायालय द्वारा नियंत्रित करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्यायिक प्रक्रिया को संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक तरह से पहले बताएं कि जो भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आवश्यक क्यों है लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, और अगर ये एक तरह से रोकी जाती है तो नुकसान क्या है। फिर लोग अपने अधिकारों को एक तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं या सरकार के किसी निर्णय का विरोध नहीं कर सकते हैं, जैसा चीन की स्थिति है, तो आप बता सकते हैं। फिर आप एग्जाम्पल देंगे कि मीडिया ट्रायल से कभी कभी नकारात्मक रूप से न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। आप सहारा का केस 2012 का और आंध्र प्रदेश का केस बता सकते हैं जो वर्तमान में हाईकोर्ट ने बैन लगाया है, या सुदर्शन न्यूज पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगाया गया, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहां पर लास्ट में आप कंक्लूड करते समय ये बताएंगे कि मीडिया का रोल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक नियंत्रण स्थापित करके अगर इसे आगे बढ़ाया जाए तो ये शायद ज्यादा सफल होगा। इस तरह का नियंत्रण अगर सरकार सीधे तौर पर करेगी तो ये कहीं ना कहीं गलत संदेश देगा हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को, क्योंकि आप ध्यान रखें, आप कोट कर सकते हैं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता का सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति काफी कमजोर है और हमारी रैंक डाउन हुई है। तो आप बता सकते हैं, तो वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रेस पर पूरा बैन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कुछ इस तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं जिससे कि मीडिया स्वतंत्र भी रहे और नकारात्मक रूप में किसी न्यायिक प्रक्रिया पर उसका प्रभाव ना पड़े। तो इस हिसाब से लास्ट में आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
नेशनलिज्म एंड द क्राइसिस ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, राष्ट्रवाद और संघवाद, इसको लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर एक चर्चा कर रहा है। वर्तमान स्थिति में आप देखें तो संघवाद और जो राष्ट्रवाद है उसको लेकर ये जो बहस है उसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है कि जीएसटी को लेकर जो कंपनसेशन राज्यों को मिलना चाहिए उसको भारत सरकार के द्वारा एक तरह से अभी नहीं दिया गया है, और उसके लिए कुछ उपाय बताया जा रहा है जिसमें राज्यों को ही उपाय करना है। तो इसमें एक तरह से राज्य ये मान रहे हैं कि जो संघवाद का एक तरह से मूलभूत सिद्धांत है उससे सरकार पीछे हट रही है, तो केंद्र के द्वारा इससे पीछे एक तरह से हटने के प्रमाण वो इसे मान रहे हैं। तो ये संघवाद पर एक तरह से एक कमजोरी को कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। वर्तमान में कोविड-19 से सरकार जिस तरह से मुकाबला कर रही है उस पर कई तरह के सवालिया निशान भी लोगों के द्वारा उठाए गए हैं, और इसी एक तरह से पार्ट पर देखें जो लोग सरकार से प्रश्न कर रहे हैं और जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग जो पक्ष हैं वो राष्ट्रवाद के अलग अलग एक तरह से पहलू को बाहर ला रहे हैं। तो इसी कारण से राष्ट्रवाद और जो संघवाद है वो वर्तमान में चर्चा में है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस अपने आर्टिकल की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम भारत में देखें तो जो हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद है और साथ साथ हमारा जो संघवाद है ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी संघवाद मजबूत कब होगा? जब लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद एक तरह से मजबूत रहेगा, यानी डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म। यानी राष्ट्रवाद हम इस तरह से बनाएंगे जहां पर लोकतांत्रिक यानी जन की बात हो, लोगों की बात हो। तो अगर ऐसा होगा तो संघवाद अपने आप मजबूत होगा, क्योंकि केंद्र सरकार, जब हम संघ की बात करते हैं तो भारत में जो संघ है वो राज्यों से एक तरह से मिला हुआ है। यानी राज्य किसी समझौते के द्वारा हमारे संघ में नहीं जुड़े हुए हैं, राज्य मिलकर एक तरह से संघ को बनाते हैं। तो अगर संघ के द्वारा राज्य के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, केंद्र सरकार राज्य के लिए कुछ कार्य कर रही है, तो ये एक तरह से संघ का जो मजबूत हिस्सा केंद्र है उसके लिए एक तरह से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि राज्यों को मिलाकर ही केंद्र एक तरह से बनता है। तो ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद अगर मजबूत होगा तो ये संघवाद को मजबूत करेगा। तो अगर संघवाद पर किसी तरह का खतरा दिखता है या इसमें कुछ कमजोरी आती है तो ये लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की भावना को भी एक तरह से वीक करेगा। इसी एक तरह से प्रमुख बिंदु को लेकर हम यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं, और इसका एक प्रमुख जो विवाद है वो जीएसटी के मुआवजे से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि जीएसटी में लागू होने के बाद से राज्यों को जो भी करों में नुकसान हुआ उसकी भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा की जानी है। कोविड-19 के समय केंद्र सरकार के पास करों की वसूली ज्यादा नहीं है, उसमें कमी आई है, तो वो राज्यों को उनका जो मुआवजा है वो नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं केंद्र राज्य के जो संबंध हैं उस पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क रेस किया गया है, और यह संघवाद को एक तरह से क्वेश्चन मार्क में लाता है। जहां तक भारत की अगर हम बात करें तो हम राष्ट्रवाद को अगर देखें, नेशनलिज्म, तो आजादी के बाद से ही, यानी अगर भारत की आजादी के समय की स्थिति देखें तो भारत में दो तरह के राष्ट्रवाद एक तरह से उत्पन्न हो रहे थे। पहला तो एक था सामुदायिक, यानी एक कम्युनिटी, एक विशेष धार्मिक समुदाय का राष्ट्रवाद जो एक विशेष धर्म से जोड़ दिया गया, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें या मुस्लिम धर्म की बात करें। एक तरफ हिंदू महासभा को माना गया कि वो एक विशेष धर्म के साथ जाना चाहते थे, और मुस्लिम लीग को माना गया कि वो विशेष धर्म के साथ में जाना चाहते थे। लेकिन इसको भारत में बहुत स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसका एक नकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ा, भारत का विभाजन। तो ये जो राष्ट्रवाद है इसको पूर्ण रूप से अस्वीकार किया गया। अगर हम दूसरे राष्ट्रवाद की बात करें, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, एक तरह से इसको सिविक नेशनलिज्म भी कहा जाता है, यानी जनता का राष्ट्रवाद। तो यहां पर माना यह गया कि केंद्र सरकार एक मजबूत सबसे हिस्से के रूप में होगी, और राज्य स्तर पर ना तो भाषा और ना धर्म, इसके आधार पर कोई विभाजन होगा। तो राज्य की जो इकाइयां हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा एक तरह से कार्य करने की इकाई मानी जाएंगी। धार्मिक या भाषा के आधार पर किसी भी तरह की राज्य की इकाई का निर्माण नहीं होगा। भारत आजाद हुआ उसके बाद से रियासतों का जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय भाषा के आधार पर राज्य बनने के लिए कई एक तरह से प्रयास हुए, और इसमें आप देखें तो 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उनको मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया, और इस तरह की मांग और भी जगह एक तरह से उठ रही थी। तो उसका वर्तमान जो उस समय की सरकार थी उसके द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि आप ध्यान रखें कि अगर भाषा के आधार पर इस तरह का विभाजन स्वीकार किया जाता तो भारत में कई क्षेत्रों में भाषा के आधार पर छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का निर्माण होता, और ये उस समय की सरकार नहीं चाहती थी। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, फजल अली, के.एम. पानिक्कर और एच.एन. कुंजरू की अध्यक्षता में। उन्होंने भाषा के आधार पर जो डिवीजन है उसको एक तरह से अस्वीकार किया था, और आगे चलकर भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एक परंपरा बनी
बनी और राज्यों का एक पुनर्गठन हुआ। लेकिन इसका अगर आप देखें तो तुरंत ही एक तरह से 56 के बाद में, यानी 1956 में राज्यों का पुनर्गठन जैसे ही लागू किया गया, उसके बाद ही बड़ा एक विवाद हुआ जब बंबई में से, यानी जो बॉम्बे स्टेट एक तरह से था, वो महाराष्ट्र और गुजरात दो एक तरह से राज्यों में बटा। इसी तरह से आप देखें जो हरियाणा का इलाका है उसे पंजाब से 1966 में अलग किया गया। इस तरह से राज्यों के जो निर्माण हुए, वो चाहे हरियाणा की बात करें या हम बात करें महाराष्ट्र और गुजरात की पार्ट की, तो कहीं ना कहीं ये भाषा के आधार पर एक जो अंतर था उसके आधार पर राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत कर रहा था। और उस समय की सरकार इसे नहीं चाहती थी क्योंकि ये देश की जो अखंडता है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करता। हमने जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद बनाया था वो एक तरह से भारत में आधार रूप में रहना चाहिए था, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का जो एक तरह से विभाजन हो रहा था, नए राज्य निर्माण हो रहे थे, और ये परंपरा आप देखें तो आगे तक रही। अगर आप देखें चाहे उत्तराखंड की बात करें या छत्तीसगढ़ या झारखंड की बात करें, तो इस तरह से जो नवीन राज्य हैं अलग अलग भाषा और संस्कृति के आधार पर उनमें विभाजन होता गया, तो इस तरह के नए राज्यों का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो एक परंपरा थी वो एक तरह से आगे बनती गई। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद था वो एक तरह से परिवर्तित हुआ किसमें, सम्मिलित राष्ट्रवाद। तो ये एक तरह से जो कलेक्टिव नेशनलिज्म था उसके पार्ट पर मजबूती से आगे बढ़ा। और जब हम सम्मिलित राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यहां पर सिद्धांत ये कहता है कि होल्डिंग टुगेदर, यानी सबको साथ लेने की जगह कमिंग टुगेदर, सभी साथ आ जाएं। यानी छोटी छोटी इकाइयां जरूर हैं, वो साथ मिलकर एक तरह से भारत को आगे बढ़ाएंगी। तो सबको साथ रखने की जगह सभी को साथ में लाना, ये एक तरह से किया गया। यानी अलग अलग भाषा और संस्कृति के आधार पर जो डिवीजन है उनको राज्य के रूप में स्वीकार किया गया और उनको सम्मिलित रूप में संघ के स्थान पर एक मजबूत रूप में जोड़ने का प्रयास किया गया। तो हमारा जो राष्ट्रवाद है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद से सम्मिलित राष्ट्रवाद की ओर धीरे धीरे बदल गया। और कारण भाषा और संस्कृति का एक जो विभाजन था वो भारत में काफी मजबूत दिखा, और इस आधार पर राज्यों के जो निर्माण हुए धीरे धीरे, उसने कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को सम्मिलित राष्ट्रवाद में बदल दिया। इसके लाभ अगर हम देखें तो विशेष भाषाई क्षेत्र के जो विकास हैं वो मजबूत हुए। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने की बात करें तो दोनों ही तेलुगु भाषी क्षेत्र हैं, लेकिन दोनों में विकास के स्तर में काफी अंतर था। तो ये जो विभाजन एक तरह से हुआ तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से, तो भाषा एक प्रमुख आधार ना कह के आप विकास को एक तरह से क्रम मान सकते हैं। राज्यों का जो विभाजन भाषा के आधार पर था, अब वर्तमान में आप देखें तो विकास का जो स्तर है उसके आधार पर एक तरह से विभाजन की प्रक्रिया तेलंगाना में दिखी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सम्मिलित राष्ट्रवाद है वो एक तरह से राज्यों में जो विकास की स्थिति है और जो एक तरह से आगे बढ़ने की स्थिति है उसको मजबूत कर रहा है। तो हम वर्तमान स्थिति में जो राष्ट्रवाद है जो सम्मिलित राष्ट्रवाद के रूप में दिख रहा है उसको एक तरह से हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद हमने प्रारंभ जरूर किया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो भी अलग अलग क्षेत्रीय हिस्से हैं भारत में उनकी अपनी एक तरह से जो आइडेंटिटी है वो बहुत मजबूत हो गई है। तो अगर वो मजबूत होकर देश की मजबूती को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें किसी भी तरह का कोई एक समस्या नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं सम्मिलित राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक तरह से प्रयास करना पड़ेगा। वर्तमान महामारी की स्थिति में आवश्यकता यह है कि एक सम्मिलित राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें सभी धर्म, भाषा, जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको एक तरह से एकीकृत किया जाए। और ये स्थिति वर्तमान में भारत में मजबूती से आगे बढ़ रही है और केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के प्रयास के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में बहुसंख्यक आधार पर जो एक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की एक परंपरा दिख रही है, ये आने वाले समय में देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो हमारा संघवाद है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो संघ के अलग अलग हिस्से जो राज्य हैं उनको किसी बहुसंख्यक या किसी धार्मिक आधार पर नहीं विभाजित किया गया है। भाषा के आधार पर जरूर है, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई जो एकता है वो आसानी से संघ के साथ में जोड़ी जा सकती है। लेकिन अगर धार्मिक रूप से एक अलगाव होगा तो ये संघ के साथ में जोड़ना आसान नहीं होगा। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं भारत में जो सम्मिलित राष्ट्रवाद है, जिसमें सभी धर्म, भाषा, जाति और सभी प्रकार के जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको एकीकृत करके आगे चलना पड़ेगा। और इससे जो अलग अलग क्षेत्रों की जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में भी संघ और राज्यों में एक तरह से जो कार्य है वो बढ़ते हैं। क्योंकि जब आप हर धर्म, हर संस्कृति को और हर भाषा को लेकर साथ में चलते हैं तो किसी भी तरह का अलग हो जाना या किसी भी तरह से अलगाव की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन जब आप किसी विशेष धर्म या
भाषा के साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अलगाववाद की एक स्थिति को ला सकता है। तो उसको रोकने के लिए भारत में सम्मिलित राष्ट्रवादी एक प्रमुख साधन है जो धीरे धीरे भारत में मजबूत हुआ है। और सम्मिलित राष्ट्रवाद को मजबूत करके हम लोकतांत्रिक जो हमारा राष्ट्रवाद है उसको एक तरह से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अंतिम रूप में भारत में जो राष्ट्रवाद है वो लोगों के कल्याण में काम आए ये आवश्यक है। क्योंकि जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो किसी विशेष धर्म या समुदाय के साथ में न जुड़कर एक देश के साथ में रहता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र की बात हो रही है। तो सम्मिलित राष्ट्रवाद को एक तरह से मजबूती से आगे बढ़ाकर भारत में वर्तमान में संघवाद में जो समस्या दिख रही है उनको एक तरह से दूर किया जा सकता है, और जो एक तरह से बहुसंख्यक आधारित राष्ट्रवाद है उसको भी रोकने का प्रयास किया जा सकता है। और इसके आधार पर भारत आगे एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में भी उभरेगा। इस क्वेश्चन को लिखने के पार्ट पर आप पहले राष्ट्रवाद के जो 3 हमने हिस्से डिस्कस किए कि पहला धार्मिक आधार पर ये जो राष्ट्रवाद आगे बढ़ा, दूसरा बता सकते हैं जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद जो आज़ादी के बाद भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और तीसरा सम्मिलित राष्ट्रवाद जो वर्तमान में दिख रहा है। तो सम्मिलित राष्ट्रवाद एक तरह से आप बता सकते हैं कि सभी प्रकार के जो धार्मिक समूह हैं, सभी प्रकार के जो भी क्षेत्रीय हिस्से हैं उनको एकीकृत करता है, सब प्रकार की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको एकीकृत करता है। किसी विशेष वर्ग को वो संख्या में ज्यादा या कम हो उसके आधार पर उसका महत्व नहीं है। महत्व यह है कि वो भारत में एक तरह से एक अलग परंपरा के रूप में है, तो उस परंपरा को आगे बढ़ाना ये सम्मिलित राष्ट्रवाद का हिस्सा है। आप सम्मिलित राष्ट्रवाद को समझाने के पार्ट पर यह बता सकते हैं कि होल्डिंग टुगेदर से हम किस में आ गए हैं, कमिंग टुगेदर, यानी सबको साथ रखने की जगह सभी को साथ लाना, यानी जो भी भाषा धर्म क्षेत्र के आधार पर एक विभाजन दिखता है उन सभी को मिलाना। तो ये भारत का वर्तमान में स्वरूप है। तो यही सम्मिलित राष्ट्रवाद का एक प्रमुख परिभाषा के रूप में आप बता सकते हैं, और भारत में इसी की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कोई धार्मिक समुदाय है जिसका विकास नहीं हुआ है तो वो विकास के लिए अगर बात करता है और अपने लिए अलग से कुछ अधिकार मांगता है तो वो गलत नहीं है, तो उसको भी साथ लाया जाए, कमिंग टुगेदर। इसी के साथ साथ कोई क्षेत्र है जहां पर विकास नहीं हुआ किसी राज्य में, तो अगर उस क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में उसका विकास हो सकता है तो वो अलग राज्य के रूप में अगर बनता है तो वो कमिंग टुगेदर यानी साथ में लाने की एक बात है। क्योंकि सम्मिलित रूप में राज्य में रहने के कारण वो उतना विकास नहीं कर पाया, तो देश का विकास होना जरूरी है। तो इस आधार पर आप सम्मिलित राष्ट्रवाद का जो महत्व है उसको बता सकते हैं। और आलोचनात्मक समीक्षा की गई है तो आप नकारात्मक पक्ष भी बता सकते हैं कि सम्मिलित राष्ट्रवाद मजबूत तभी होगा जब केंद्र सरकार की तरफ से इसमें एक तरह से प्रयास मजबूत किए जाते हैं, और साथ साथ जो भी इकाई है यानी राज्यों की बात करें तो उनकी जो मत है उसका भी एक तरह सम्मान किया जाए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से सम्मिलित राष्ट्रवाद बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि उनका पूर्ण रूप से भारत में एक तरह से जो कमिंग टुगेदर या भारत में जो मिलना है वो अभी कुछ कमजोर दिखता है। तो वो मजबूत करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो भी उनकी परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति भाषा का पार्ट है, उसको वैसे ही स्वीकार करके आगे बढ़ाया जाए। और उसी के साथ साथ सभी की बात को एक तरह से स्वीकार करना। जैसे बहुत सारे सीमावर्ती राज्यों की बात करें, जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक तरह से विकास या कह सकते हैं जो वहां पर विकास की संभावनाएं हैं, अगर वो पूर्ण रूप से उनका दोहन किया जाए और वहां के लोगों को साथ में लेकर चला जाए तो ऐसी स्थिति में जो सम्मिलित राष्ट्रवाद है उसमें जम्मू कश्मीर भी पूर्ण रूप से शामिल दिखाई पड़ेगा, जैसी स्थिति वर्तमान में नहीं दिखती है। तो इसके लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है कि जहां पर भी इस तरह से समस्याएं हैं लोगों को संघ के साथ में जोड़ना और उनकी समस्याओं का, उनकी जो जरूरतें हैं उनके अनुसार हल निकालकर एक तरह से उनको जोड़ा जाए। क्योंकि हम होल्डिंग टुगेदर से अब कहां आ गए हैं, कमिंग टुगेदर, यानी सबको साथ लेना। तो इसके लिए जरूरी है कि जो स्थानीय या राज्य के स्तर पर जो समस्याएं हैं उनके आधार पर उनको हम शामिल करें। तो इसके आधार पर भारत का जो संघवाद है वो मजबूत होगा, और जो संघ के हिस्से हैं वो चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर भी विकास और लोगों की भागीदारी विकास में मजबूत हो पाएगी। इस आधार पर एक तरह से आप आलोचनात्मक समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जो नकारात्मक पक्ष हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात करें या जम्मू कश्मीर में आप कह सकते हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि वहां अभी और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया समस्या का जो प्रमुख एक कारण है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद है। और जो भी इस समय के समझौते किए जा रहे हैं उन समझौतों में सबसे बड़ी समस्या यह माना जा रहा है कि इन समझौतों में फिलिस्तीन का कहीं पर भी नाम नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये जो समझौते किए जा रहे हैं वो सबसे बड़ी कमी है कि फिलिस्तीन की समस्या को लेकर किसी भी तरह की बात नहीं की गई है। तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के द्वारा इजराइल के साथ हस्ताक्षर किया गया है और इस समझौते के द्वारा एक तरह से इजराइल यूएई और बहरीन से अपने संबंधों को मजबूत करेगा। और यहां पर आप देखें तो इसके पहले भी जिसे हम अरब देश बोलते हैं तो अरब देशों में इजराइल का 2 देशों के साथ समझौता पहले ही हो चुका था। 1979 में आप देखें मिस्र के साथ में और 1994 में जॉर्डन। तो 2 ऐसे अरब के देश हैं, एक तो इजिप्ट और दूसरा अगर हम देखें जॉर्डन, जिनके साथ इजराइल समझौता कर चुका है। अब धीरे धीरे अमेरिका के प्रयासों से एक तरह से इजराइल अन्य अरब देशों के साथ में भी समझौता कर रहा है। जहां तक यूएई और बहरीन की अगर हम बात करें तो ये सऊदी अरब के प्रमुख एक तरह से सहयोगी हैं। ये समझौता प्रमुख रूप से आप देखें तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब यहाँ पर पश्चिमी एशिया में प्रमुख शक्ति है और उसके जो प्रमुख सहयोगी हैं यूएई और साथ में अगर हम बात करें बहरीन, उन्होंने एक तरह से इजराइल के साथ समझौता किया है और जॉर्डन इजिप्ट पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अरब देशों का बड़ा हिस्सा इजराइल के साथ समझौता कर रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इसका पश्चिम एशिया की जो शांति व्यवस्था है उसको स्थापित करने में बहुत बड़ा रोल नहीं हो पाएगा, कारण कि फिलिस्तीन की समस्या को लेकर इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। और माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं, जो मुश्किल से 50 दिन अब बचे हुए हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कोई इस तरह का एक समझौता हो जिसमें पश्चिम एशिया की समस्या को हल करने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसके कारण वो एक तरह से अपने वोटर्स को अमेरिका में वोट देने के लिए एक तरह से कह सकें। तो ये उनका एक मेजर अचीवमेंट हो सकता है पश्चिम एशिया की समस्या को हल करना। लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि पश्चिम एशिया की समस्या की जो जड़ है वो फिलिस्तीन लोगों की एक राष्ट्र के रूप में जो स्वीकारोक्ति है उसको लेकर, तो यहां पर तो ऐसी किसी बात को नहीं कहा गया है। तो जब आपने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में यहां स्वीकार नहीं किया है तो समस्या यह है कि जब फिलिस्तीन राष्ट्र के रूप में ही स्वीकार नहीं हो रहा है तो जो इजराइल के साथ समझौते अरब देशों के साथ हो रहे हैं इसका पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बहुत बड़ा रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर कोई सीधी बात इजराइल के साथ नहीं हो पाती है पश्चिम एशिया में शांति स्थापित नहीं होगी। पश्चिम एशिया में देखें तो 3 प्रमुख एक तरह से गुट के रूप में या 3 प्रमुख केंद्र यहां पर उभरे हैं। एक केंद्र हो गया है तुर्की, दूसरे की अगर हम बात करें दूसरा ईरान और तीसरे की अगर हम बात करें तो जो भी अमेरिका के सहयोगी हैं प्रमुख रूप से जो सुन्नी देश हैं, यानी जहां पर सुन्नी एक तरह से प्रमुख रूप से समुदाय हैं। जैसे अगर हम बात करें सऊदी अरब की बात करें तो ईरान एक तरह से शिया देश के रूप में, जो भी सुन्नी देश है वो अमेरिका के साथ सहयोग में आ गए, या यूएई है या बहरीन है या जॉर्डन की बात करें या इजिप्ट है, तो ये सहयोगी देश के रूप में अमेरिका के एलाइज के रूप में काम कर रहे हैं। और एक तीसरा जो गुट उभरा है वो है तुर्की। तो तुर्की भी यहां पर अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो वहां पर जो घरेलू स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए वो अन्य मुद्दों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो चाहे ग्रीस के साथ विवाद की बात करें या सीरिया के साथ जो समस्या है वहां पर, और उसी के साथ साथ जो फिलिस्तीन की समस्या है उसमें भी तुर्की अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। और उसका मानना यह है कि फिलिस्तीन समस्या को लेकर इजराइल कोई हल एक तरह से आगे लेकर आए, बजाय इसके कि अन्य देशों के साथ पश्चिम एशिया में वो समझौता करे। तो तुर्की, ईरान और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं जो इजराइल के साथ समझौता कर रहे हैं, इनके रूप में एक 3 अलग अलग समूह बन गए हैं जो पश्चिम एशिया में प्रमुख रूप से संघर्ष करेंगे। और आने वाले समय में जितनी तेजी से फिलिस्तीन समस्या हल होगी उतनी तेजी से पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। वर्तमान स्थिति में जो भी इस तरह के समझौते हो रहे हैं उन्हें एक तरह से आप अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की जो नजदीकी है उसका एक कारण मान सकते हैं, वो चाहे यूएई के साथ में हो या बहरीन के साथ। तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मजबूती इजराइल को अवश्य मिली है पश्चिम एशिया में, लेकिन जो कोर है, जो आधारभूत समस्या है फिलिस्तीन की, उसको लेकर कोई बात नहीं की गई है। इसी कारण से पश्चिम एशिया में शांति स्थापित जल्द हो जाए ऐसा कोई समाधान नजदीक नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन की समस्या को लेकर कोई बात इन समझौतों में नहीं कही गई है। इसी आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। पश्चिम एशिया में दीर्घकालीन शांति स्थापना के लिए फिलिस्तीन समस्या का हल होना आवश्यक है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। आप बता सकते हैं कि पश्चिम एशिया में अरब इजराइल जो समस्या है वो फिलिस्तीन को लेकर ही है। तो अगर बहुत सारे अरब देश जैसे बहरीन की बात करें, यूएई की बात करें, जॉर्डन, इजिप्ट, इनके साथ इजराइल का समझौता हो भी जाता है तो जब तक फिलिस्तीन की समस्या को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है
पश्चिम एशिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। और जैसे जैसे जो अमेरिका के यहाँ पर सहयोगी देश हैं इजराइल के साथ समझौता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ जो सहयोग करने वाले अरब देश हैं उनके साथ साथ ईरान और तुर्की एक 3 प्रमुख समूह बन गए हैं। तो पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है वो बढ़ेगा, इसके घटने की संभावनाएं कम है। और यहाँ आप कारण कह सकते हैं कि इस तरह के जो समझौते हैं यूएई और बहरीन से, यह अमेरिका के राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसका एक प्रमुख परिणाम आप मान सकते हैं। तो दीर्घकालीन हल तभी निकलेगा जब फिलिस्तीन समस्या को यहाँ पर लाया जाएगा कि उसका हल कैसे किया जाना है, क्योंकि यह समस्या पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है। आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि अरब इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी अलग अलग युद्ध हुए हैं, और आए दिन इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्र पर, फिलिस्तीन के द्वारा इजराइल के क्षेत्रों पर जो मिसाइल हमले किए जाते हैं, तो शांति स्थापना की संभावना तभी होंगी जब फिलिस्तीन यहाँ पर एक तरह से समस्या हल करने के पार्ट पर आगे बढ़ता है। तो फिलिस्तीन की समस्या का हल पश्चिम एशिया में शांति के लिए आवश्यक है। इसको आप लास्ट में कंक्लूड करने में ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम आते हैं, मालदीव्स डिफेंड टाइज विद इंडिया। क्योंकि वर्तमान में अगर हम मालदीव में देखें तो मालदीव भारत के जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि वर्तमान में जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, उन्हें माना जाता है वो भारत समर्थक हैं और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने में वो प्रमुख रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और इनके पहले जो सत्ता में थे अब्दुल्ला यामीन की अगर हम बात करें, जो वर्तमान में जेल में हैं, उन्हें भारत विरोधी माना जाता है, क्योंकि अब्दुल्ला यामीन के समय में चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया गया और चीन एक तरह से मालदीव का उपयोग करके हिंद महासागर में भारत की स्थिति को कमजोर करना चाह रहा था। तो सत्ता परिवर्तन के बाद जब से सोलेह मालदीव में राष्ट्रपति बने हैं, भारत के लिए स्थितियां एक तरह से मजबूत हुई हैं। भारत के द्वारा मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस यानी MNDF, वहाँ की सेना का जो नाम है, उसको कुछ हेलीकॉप्टर दिए गए हैं। उन हेलीकॉप्टर को किस तरह से उनको ऑपरेट करना है, उसको ट्रेन करने के लिए भारत के कुछ सैनिक माने जा रहे हैं कि मालदीव में हाधालू एटॉल पर एक जगह है हानी माधु में भारतीय सेना के कुछ लोग वहां पर उपस्थित हैं। मालदीव की विरोधी पार्टी के द्वारा मीडिया में इस तरह का प्रचार किया गया कि मालदीव की जमीन पर भारतीय सैन्य बल उपस्थित है। मालदीव के सेना अध्यक्ष ने इस आरोप को एक तरह से खारिज किया और उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्य बल का कोई भी हिस्सा मालदीव में उपस्थित नहीं है। मीडिया में इस कैंपेन के माध्यम से भारत के विरोध में एक तरह से मालदीव में एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, जिसे मालदीव की सरकार ने पूर्ण रूप से समाप्त किया और भारत के साथ अपने संबंधों को वरीयता दी है। और मालदीव का मानना है कि भारत मालदीव के आर्थिक विकास में एक मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसमें चीन आप कह सकते हैं एक विरोधी के रूप में दिखता है, क्योंकि चीन के द्वारा जब तक अब्दुल्ला यामीन वहां पर राष्ट्रपति थे, बड़े पैमाने पर निवेश किया गया और माना जाता है कि लगभग 1.4 अरब डॉलर का ऋण है वो चीन के द्वारा मालदीव को दिया गया। तो उसको किस तरह से वापस करना है, इसको लेकर मालदीव चीन में अभी विवाद चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत से संबंधों को आगे बढ़ाकर मालदीव ये दिखाना चाहता है कि वो अपने विकास के लिए अपने पड़ोसी देश भारत पर ज्यादा निर्भर करेगा बजाय इसके चीन पर। पिछले महीने अगर आप देखें तो भारत ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक पैकेज दिया था, जिसमें 100 मिलियन डॉलर ग्रांट के रूप में था। यानी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो हम एक तरह से सहायता मालदीव को दे रहे हैं, उसमें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक तरह से ग्रांट है जिसको मालदीव वापस नहीं करेगा। तो 400 मिलियन डॉलर का एक तरह से ऋण दिया गया। इसी के साथ साथ देखें तो 2018 में 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक जो ऋण है वो भारत मालदीव को दे चुका है। तो मालदीव के विकास में भारत का एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान स्थिति में देखें तो भारत विरोध को बढ़ाने के लिए वहां पर पार्टी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है मालदीव में, और इसी के साथ साथ जो कोविड-19 है उसके कारण मालदीव की जो प्रमुख इंडस्ट्री है टूरिज्म, पर्यटन, उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। तो इन दोनों फ्रंट पर वहां की जो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की सरकार है वो एक तरह से फाइट कर रही है। भारत सरकार भी इसमें मदद दे रही है और भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के समय जो समस्याएं आई हैं उनसे निपटने के लिए विशेष रूप से 250 मिलियन डॉलर की एक विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है मालदीव को। अगर हम हिंद महासागर में मालदीव की स्थिति देखें तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, कारण हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत जो प्रमुख द्वीपीय देश है, जैसे मालदीव की बात करें या श्रीलंका की बात करें, इनसे संबंधों की मजबूती एक तरह से चाहता है। तो वर्तमान राष्ट्रपति जो सोलेह हैं वो भारत से संबंधों को वरीयता देते हैं चीन की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए मालदीव में स्थितियां सुखद हो जाती हैं। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जब से राजपक्षे बंधु यानी गोताबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पदों पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं।
क्योंकि श्रीलंका में चीन अपने प्रयासों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। जब तक मैत्रीपाल सिरिसेना वहां पर राष्ट्रपति थे ये स्थितियां नहीं थी। तो श्रीलंका वर्तमान में भारत से तुलना में चीन को ज्यादा वरीयता देने का प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में मालदीव पर अगर भारत का नियंत्रण मजबूत रहता है और संबंध हम मजबूत रखते हैं तो हिंद महासागर में हमारी जो मजबूती है वो बनी रहेगी। और आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मजबूती के लिए हम मालदीव के आर्थिक विकास को मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी देश में आर्थिक विकास को मजबूत करते हैं तो उस देश से आपके संबंध अपने आप मजबूत होते हैं। सैन्य रूप में उपस्थिति भारत का प्रयास कभी नहीं रहा है। भारत मालदीव के आर्थिक विकास के माध्यम से उससे अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। चीन वहां पर अपनी सैन्य उपस्थिति या नौसैनिक अड्डे के माध्यम से संबंधों को बढ़ाना चाहता है। तो ये भारत और चीन के संबंधों को मालदीव के साथ में आप देखें तो एक अंतर है। तो इसीलिए भारत की जो स्वीकारोक्ति है वो मालदीव में ज्यादा है बजाय इसके चीन की। और वर्तमान में जो स्थिति एक तरह से बन रही है वहां पर मालदीव की घरेलू स्थिति भी एक तरह से समस्याएं हैं। वहां की घरेलू राजनीति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मालदीव के जो स्पीकर हैं वो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं मोहम्मद नाशीद। उनके द्वारा एक तरह से वर्तमान सरकार के कुछ मंत्रियों का विरोध किया जा रहा है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व, उनको हटाया जाए। तो घरेलू राजनीति में जो संकट दिख रहा है वो एक तरह से जो विरोधी दल है उसका लाभ लेना चाहते हैं मालदीव में। और ऐसे समय भारत से एक विवाद को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं वो वर्तमान सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। भारत सरकार के संबंध मोहम्मद नासिर से काफी अच्छे रहे हैं। तो मोहम्मद नासिर और वर्तमान राष्ट्रपति के साथ संबंधों को एक तरह से हम आगे बढ़ाकर मालदीव की जो घरेलू राजनीति है वहां की समस्याओं को भी कम कर सकते हैं, प्रमुख रूप से कोविड-19 में उनको मदद देकर। क्योंकि कोविड-19 के कारण माना जा रहा है कि आर्थिक रूप में मालदीव को बड़ा नुकसान हुआ है और उससे उभरने में उसको काफी समय लगेगा, क्योंकि पर्यटन पर उसकी अर्थव्यवस्था आधारित है और पर्यटन प्रमुख रूप से वहां पर संचालित अभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारत की तरफ से कोविड-19 में अगर वहां मदद दी जाती है तो ये पर्यटन उद्योग को दोबारा पटरी पर लाने और वहां की घरेलू जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने में मदद करेगा। और ऐसी स्थिति में वहां की जो घरेलू सरकार है वो मजबूत होगी और ऐसी स्थिति भारत से संबंधों की मजबूती को आगे बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में मालदीव की जो समस्याएं हैं उनको भारत अगर एड्रेस कर पाता है तो ये भविष्य में भारत मालदीव के संबंधों को मजबूत करेगा। कारण हिंद महासागर के क्षेत्र में मालदीव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है द्वीपीय देश के रूप में और इसके महत्व को भारत डिनाई नहीं कर सकता है। तो भविष्य में हम देखेंगे इस तरह के और प्रयास होंगे जिसके आधार पर भारत मालदीव के संबंध मजबूत हो सके। इसी डिस्कशन के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। मालदीव का महत्व भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक मजबूती के लिए आवश्यक है, चर्चा करें। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर चीन के द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर, सितवे, म्यांमार में और श्रीलंका में हम्बनटोटा में एक तरह से पहुंचकर वो हिंद महासागर पर नियंत्रण करना चाहता है। कारण यह है कि उसका हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने का जो प्रमुख मार्ग है वो मलक्का जल संधि से जाता है, जिसको भारतीय नौसेना कभी भी ब्लॉक कर सकती है। तो चीन को लगता है कि अगर वो मालदीव जैसे देशों में या श्रीलंका जैसे देशों में अपने नौसैनिक स्थान बना सके तो वो हिंद महासागर में भारत को कमजोर कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मालदीव हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में श्रीलंका की चीन के साथ जो बढ़ती नजदीकी है, ऐसी स्थिति में भी भारत के लिए मालदीव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें मालदीव से अपने जो संबंध है वो सामरिक और जो हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी स्थिति है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस आधार पर अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं भारत आर्थिक मदद किस तरह से कर रहा है, किस तरह से कोविड-19 में हमने मदद करी है और वहां के पर्यटन उद्योग को दोबारा पटरी पर लाने के लिए भी भारत आर्थिक सहायता देगा। तो ये आप कारण बता सकते हैं किस तरह संबंध और मजबूत भविष्य में किए जाएंगे। आगे हमारे प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन देखें तो ये एक तरह से एक जनजाति नॉर्थ ईस्ट में प्रमुख रूप से त्रिपुरा में रहती है। अगर हम जनजाति के नाम की बात करें ब्रू जनजाति का एक दूसरा नाम ध्यान रखें रेंग भी है। तो रेंग या ब्रू जनजाति की बात करें, इस जनजाति की बात करें तो त्रिपुरा में, मिजोरम और दक्षिणी असम में प्रमुख रूप से रहती हैं। और त्रिपुरा की ये जनजातियां जो मिजोरम के क्षेत्र में रहती हैं वहां पर एक तरह से कह सकते हैं एक विवाद हुआ और 97 में बड़ी संख्या में ब्रू जनजाति के जो लोग हैं वो त्रिपुरा में एक तरह से शरण स्थल बनाकर रह रहे थे, यानी इनको कैंपों में एक तरह से शेल्टर हाउसेज में रखा गया था। तो स्थायी रूप से त्रिपुरा में इनको बसा दिया जाए, इसको लेकर जनवरी में भारत सरकार ने एक समझौता किया। तो इसका एक तरह से
त्रिपुरा के जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनका मानना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो पूरी जनजातीय व्यवस्था त्रिपुरा की उसमें समस्या आ सकती है। तो इसी को लेकर आपका ये आर्टिकल है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ब्रू या रेंग जो हमारी जनजाति है उसके संबंध में। ध्यान रखें, ब्रू जनजाति त्रिपुरा में ये पीवीटीजी की कैटेगरी में आती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी इनके एक तरह से संकट में होने की संभावना काफी ज्यादा है। भारत में कुछ जनजातियां जो संरक्षण के लिए आवश्यक हैं उनको पीवीटीजी कैटेगरी दी जाती है, उसमें त्रिपुरा की ब्रू जनजाति भी शामिल है। तो इसी आधार पर आप प्री का क्वेश्चन देखें। ब्रू या रेंग जनजाति प्रमुख रूप से त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी असम में रहती है। सही है। ब्रू को त्रिपुरा में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में शामिल किया गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में एक्यूट एंसेफेलाइटिस जो सिंड्रोम है उसके कारण जो मृत्यु की घटनाएं हैं उसके संबंध में है। तो अगर हम देखें तो ये घटनाएं 2016-17 की तुलना में काफी न्यूनतम है। तो माना जा रहा है कि सरकार के प्रयास से वहां पर जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है जिसके कारण एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से काफी बच्चों की मृत्यु हुई थी वो एक तरह से रुकी है। तो अगर हम एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES की बात करें तो यह भारत में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या है और बुखार के साथ इसकी शुरुआत होती है। मानसिक भ्रम, भटकाव, प्रलाप यानी रोने का प्रयास करना या कोमा में चले जाना इसकी प्रमुख एक तरह से विशेषताएं हैं। तो गंभीर स्थिति में एक तरह से पेशेंट पहुंच जाता है जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से ग्रसित हो, और प्रमुख रूप से बच्चों और युवा वयस्कों को ज्यादा प्रभावित करती है। बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हैं। अगर हम एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की बात करें तो वायरस इसका एक प्रमुख प्रेरक एजेंट है, यानी प्रमुख रूप से वायरस से होता है, लेकिन और भी कारण जैसे बैक्टीरिया से भी हो सकता है, बहुत सारे कवक या परजीवी से, विषाक्त पदार्थ यानी विषैला कोई खाद्य पदार्थ है उससे हो सकता है। तो बहुत सारे गैर संक्रामक जो एजेंट हैं उनके माध्यम से भी देखा गया है कि एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होता है, तो केवल वायरस से ही नहीं होता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत में एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए जो प्रमुख कारण है वो जापानी एंसेफेलाइटिस वायरस को माना जाता है, और 5 से 35% के हमारे यहाँ के जो एईएस के केस हैं यानी एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जिसमें बुखार या मानसिक स्थिति कमजोर होती है उसका कारण क्या है? जापानी एंसेफेलाइटिस वायरस। लेकिन इसके अलावा आप देखें हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चंडीपुरा वायरस, मम्स, खसरा, डेंगू, पर्वोवायरस B4, एंटोवायरस, एपेस्टीन बार वायरस, स्क्रब टाइफस, एस न्यूमोनिया और अन्य प्रकार के वायरस में जैसे निपा वायरस की बात करें या जीका वायरस की बात करें, ये भी कारण माने जाते हैं एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के। तो जापानी एंसेफेलाइटिस वायरस ये भारत में प्रमुख एक तरह से कारण है एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का। इसके अलावा भी अन्य कारण प्रमुख रूप से हैं। तो इसी आधार पर हमारा एक आपका प्री का क्वेश्चन आप देखें, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम में प्रमुख रूप से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। सही स्टेटमेंट है। भारत में जापानी एंसेफेलाइटिस वायरस एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का प्रमुख कारण रहा है। सही स्टेटमेंट है। तीसरा, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम केवल वायरस के प्रभाव से होता है। अभी हमने देखा कि वायरस के अलावा ये बैक्टीरिया, कवक, परजीवी इनसे भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तीसरा गलत है। 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, लोकसभा नॉट टू अमेंड बैंकिंग एक्ट। भारत सरकार के द्वारा जून 2020 में एक अध्यादेश लाया गया था और उसके माध्यम से सहकारी बैंकों का एक बड़ा हिस्सा उसे आरबीआई के नियंत्रण में डाल दिया गया था। ध्यान रखें कि भारत में सहकारी बैंकों का एक प्रमुख घोटाला हुआ जिसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी घोटाला कहा जाता है, और उसके बाद से एक तरह से सरकार ने प्रयास किया कि जो सहकारी बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक का पार्ट है, उसकी जिम्मेदारी और बड़े रूप में आरबीआई को दिया जाए। अगर हम सहकारी बैंकों के गठन, ऑडिट और प्रबंधन की बात करें तो प्रमुख रूप से राज्यों में जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियों का जो रजिस्ट्रार होता है उसके माध्यम से एक तरह से किया जाता है। तो ये प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं राज्य में। और दूसरी तरफ अगर हम आरबीआई की बात करें तो कोई भी सहकारी बैंक में जो नगद की स्थिति है और पूंजी पर्याप्तता उसका कामकाज आरबीआई देखती है। तो आप देखें तो सहकारी बैंकों में प्रमुख रूप से समस्याएं जो आती हैं उसका बड़ा कारण यह है कि दोहरा एक तरह से नियंत्रण है। जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का राज्यों में वो नियंत्रण करता है और आरबीआई भी करती है, तो पूर्ण रूप से बैंकिंग को नियंत्रित नहीं करती है।
तो जब से पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का एक घोटाला हुआ, भारत सरकार पर दबाव था कि सहकारी बैंकों को आरबीआई की और ज्यादा नियंत्रण में लाया जाए, जिससे लोगों के जो जमा बैंकों में रखे हैं सहकारी बैंकों में उसको संरक्षित किया जाए। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जून 2020 में अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश के माध्यम से भारत सरकार की तरफ से यह आदेश एक तरह से दिया गया कि सहकारी बैंकों में सभी के लिए नहीं बोला गया। सरकार ने यह बोला कि जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं यानी शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनकी संख्या बताई गई कितनी 1482, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी राज्य सहकारी बैंक जो एक से ज्यादा राज्यों में कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखें, मल्टी स्टेट यानी एक से अधिक राज्यों में जो भी राज्य सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, और इनकी संख्या कितनी बताई गई 58। इनको भारत सरकार ने बोला कि आरबीआई की निगरानी में सीधे तौर पर लाया जाएगा। और सरकार का यह कहना है कि जो भी सहकारी बैंक के रूप में प्रमुख कार्य कर रहे हैं उनको एक तरह से नियंत्रित किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। और जो अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे अगर हम प्राथमिक साख समितियों की बात करें, जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण निचले स्तर पर कार्य करती हैं, उनको आरबीआई की निगरानी में नहीं डाला गया है। तो पूरा अगर सहकारी बैंक देखें तो कोऑपरेटिव बैंक दो तरीके के हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण में दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक शॉर्ट टर्म यानी लघुकालीन जिनके द्वारा किसी भी तरह की वित्तीय काम किया जाता है, और दीर्घकालीन जिनके द्वारा वित्तीय कार्य किए जाते हैं। तो जब हम लघुकालीन की बात करें तो राज्य में सर्वोच्च संस्था हो जाती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक। जिले के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या जिला सहकारी बैंक, या इसको केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहा जाता है। देखिए सेंट्रल जरूर लगा हुआ है लेकिन ये प्रमुख नहीं है, ये जिले के स्तर पर है। और निचले स्तर पर जो प्रमुख रूप से लोगों को ऋण प्रदान करते हैं वो है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज यानी प्राथमिक साख समितियां। और लॉन्ग टर्म बड़े लंबे समय के लिए जो भी वित्तीय सहायता देते हैं सहकारी बैंक, उनको अगर हम देखें तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख रूप से दो संस्थाएं कार्य करती हैं सहकारी बैंकों में। तो ये पूरा ढांचा होता है भारत में सहकारी बैंकों का। तो सरकारी नियंत्रण में भारत में अगर हम देखें तो बैंकिंग का कामकाज जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसके अंतर्गत अब ला दिया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो एक से ज्यादा राज्यों में संचालित हो रहे हैं। संख्या अभी हमने डिस्कस किया कितनी, शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंक और जो राज्य सहकारी बैंक है जो एक से ज्यादा राज्यों में कितने 58। इनको एक तरह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत ला दिया गया है। अब ये सीधे आरबीआई की निगरानी में कार्य करेंगे। इसी के संबंध में हमारा प्री का क्वेश्चन आप देखें, सहकारी बैंकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सहकारी बैंक पूर्ण रूप से आरबीआई के नियंत्रण में नहीं कार्य करते, सही स्टेटमेंट है। इनका नियंत्रण रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा आरबीआई संयुक्त रूप से करता है। केंद्रीय सहकारी बैंक किसी राज्य में सर्वोच्च सहकारी बैंक होता है। अभी हमने डिस्कस किया राज्य सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक को क्या बोलते हैं, जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है, जो जिले स्तर पर होता है। राज्य में सर्वोच्च संस्था नहीं है। तो 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं। तो ये न्यूज क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के संबंध में है और यह भारत में केंद्रीय संस्था है जो आपराधिक आंकड़ों का एक रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी है। तो उसके द्वारा एक आंकड़ा दिया गया है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए में 3974 लोगों को पिछले 3 वर्षों में गिरफ्तार किया गया है। हमारा प्री का क्वेश्चन एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संबंध में है। तो यहां पर देखें, यह भारत में आपराधिक आंकड़े एकत्रित करके जारी करने वाली केंद्रीय निकाय है, सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा 1977 में की गई सिफारिश के आधार पर 1985 में गठित टास्क फोर्स की सिफारिश पर यह अस्तित्व में आया। 1977 का जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग था उसने सिफारिश किया था कि जो भी आपराधिक आंकड़े हैं उनको एकत्रित करने के लिए एक ब्यूरो होना चाहिए जो उनको प्रकाशित भी करे। इसी सिफारिश के आधार पर आगे चलकर 1985 में भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। उस टास्क फोर्स ने एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के गठन करने की सिफारिश करी और आगे चलकर इसका अस्तित्व आया। यह जनवरी 1986 में गठित हुआ और 11 मार्च 1986 से प्रमुख रूप से इसने काम करना शुरू किया। तो जनवरी 1986 में यह अस्तित्व में संगठन आ चुका था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, तो आंसर है आपका सी। तो यह हमारा 17 सितंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। जो आपको प्री और मेंस के क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू।